आज बड़ा मुश्ताक वेरी साहब को क्यों बंद रखा, दाऊदी साहब को क्यों बंद रखा, हमीद फयाज साहब को क्यों बंद रखा? तो किसी के पास ये सवाल तो सरकार से कोई पूछ नहीं सकता, और जो पूछेगा उसको बंद रखेंगे। कश्मीरी खुल के बोल सकता है आज? मुझे नहीं लगता लोग बोलते हैं। बचे डर है किस चीज़ का? सरकार UAP का, सरकार का, PSA का, UAPA का। लोग बंद हैं आपके में। सबसे पहला बयान जो है PAGD के ख़िलाफ़, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ वहीद बरा ने दिया। ये कहा जाता है, सुना है आपके वालिद साहब CA पेशेंट थे, आपको मिलने नहीं दिया उनसे, ऐसा भी वक्त आया? मतलब जब मैं निकला उसके बाद तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारी कोशिश बहुत थी हम बॉम्बे में उनका ट्रीटमेंट करेंगे टाटा में, तो हमें जाने की ज़रूरत थी, बट वो परमिशन ही नहीं मिला कोर्ट से, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग अंडरगोइंग सेम थिंग्स जस्ट बिकॉज वी आर कश्मीरी और मुस्लिम्स। सो इट्स ईजी टू ट्रैग कि प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, वो एलिगेशंस और टैग्स लगते हैं। मुसलमान होना आपको लगता है कि इसी आई थिंक कश्मीरी मुसलमान के लिए डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस ऐसे है और उसको टैग करना बहुत आसान है। कोई किसी ऑफिसर को बोल ही नहीं सकता, किसी एजेंसी को बोल ही नहीं सकता कि आपने गलत किया। ही हैड नथिंग टू। ये जो UAPA के केसेस है खासकर, उनमें तो सज़ा ऐसे चलती है, प्रोसेस ऐसे चलता है कि एज इफ़ यू आर ट्रीटेड एज एन क्रिमिनल ऑल्सो, यू नो, यू आर ट्रीटेड एज अ कन्विक्टेड। तो आई थिंक इट्स कश्मीर का एक अपना झंडा होता था। महबूबा मुफ्ती कई बार उस पर बात भी कर चुकी है। लगता है वो झंडा वापस आना चाहिए कश्मीर का। अरे हम तो वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन। कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही नहीं है। देयर आर इनोसेंट पीपल इन जेल्स एंड नोबडी केयर्स। कश्मीर के जवान अभी भी होप लगाए बैठे हैं जेलों में। हज़ारों में लड़के हैं, और इतना ही नहीं कश्मीर में। DDC के फॉर्म आपने भरे थे और फॉर्म भरते ही आप फिर से जेल चले गए। मैंने कोशिश की, मुझे लगा चलो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आई हैड नो आइडिया कि इनको बुरा लगेगा तो ये केस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो दैट्स यू नो, आपका कोई आपके परमिशन ख़त्म हो जाए, वीज़ा नहीं लग सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, आप कोई काम नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे घर में किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मिलता मेरी वजह से। आई एम फेसिंग 7 केसेस एवरी मंथ, तो मुझे 7 दिन कोर्ट में लगते हैं हर महीने में। हर महीने? हाँ, तो इट्स नॉट ईजी। हाँ, तो इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, और विद द मिडल ऑफ इलेक्शंस में भी नोटिस आती रहती है। अच्छा। तो इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू फेस। सो आई थिंक नाउ दैट यू रियलाइज़ कि फॉर वट एवर यू आर डूइंग, बोला यू नो, मैं 3 साल बंद रहा तो कौन सा मिलिटेंसी, हम तो इनके साथ गवर्नमेंट में भी रहे। अगर हमने मिलिटेंसी चलाई होती तो 1 साल में कौन सी मिलिटेंसी चलाई मैंने? 4 साल तो गवर्नमेंट में रहे इनके साथ। टारगेट क्यों वहीद पर हमेशा? इट्स नॉट अबाउट, बट 2014 में BJP को तो PDP ने लाया था। अलायंस हुआ और एजेंडा ऑफ अलायंस था। दैट एजेंडा ऑफ अलायंस इज़ अ डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बिकॉज जम्मू का वर्डिक्ट प्रो BJP। देखें, PAGD का तोड़ना जो हुआ है, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? वो तो सबको पता है नो। जो महबूबा जी ने पब्लिकली कहा कि अगर फारूक साहब मुझे एक फ़ोन कर देते और कहते आप इस इलेक्शन में ना लड़े पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा वहाँ से कि ये ज़मीन पर है ही नहीं। एंड देन उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में रिजल्ट देखा, उन्होंने साउथ में भी देखा, चलो हम सेकंड पे तो आए कम से कम। तो वही जम्मू कश्मीर में सियासत बड़े पैमाने पे चल रही है। इंतखाबात बिल्कुल नज़दीक हैं। 10 साल बाद इंतखाबात जो हैं जम्मू कश्मीर में करवाए जा रहे हैं असेंबली के। लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बाकायदा तौर पर चुनने का एक मौका मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वहीदुर रहमान परा, जो कि PDP के एक सीनियर लीडर हैं और इसी के साथ साथ पुलवामा से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वहीद साहब वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा पहला कि 10 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शंस, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, काफ़ी वैक्यूम है यहाँ पे, और क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक रूल रहा है तो उनका लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। और ये सरकार सारी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोटो ऑपरेशन ही चलाती थी, सिर्फ पिक्चर्स लेती थी, और हर प्रोसेस को, हर पॉलिटिकल काम को, गवर्नेंस काम को इन्होंने इवेंट्स में टर्न किया है जी। तो इनकी सारी जो फंक्शनिंग है गवर्नेंस के रिलेटेड, दैट इज़ सेंट्रिक टू टेकिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग अ फोटो ऑपरेशन, एंड एवरीथिंग इज़ एन इवेंट टुडे। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली उससे लोग काफ़ी दूर हुए और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत बढ़ गया और लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है इस गवर्नमेंट का। तो पार्लियामेंट इलेक्शन से जो एक सेंस ऑफ सफोकेशन यहाँ थी, तब से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। तो देयर इज़ सम होप, people are trying to come out of their homes for the first time because there has been a complete raid raj here for
many years, 5-6 years now after abrogation of जी। special status. So I think this election is going to be the beginning of reclaiming whatever we have lost. 10 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिली हैं, काफ़ी नौजवान अभी भी जेलों में बंद हैं जिनका अभी भी साबित नहीं हुआ है इन्होंने जुर्म क्या किया है। आपने 19 महीने जेल में गुजारे, तो क्या कुछ सोचा, क्या कुछ आ रहा था दिमाग में, क्या कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे, क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी जम्मू कश्मीर को लेकर? यहाँ कई नौजवान जेलों में हैं और आप जब अंदर चले जाते पहले बाहर एक अलग नज़रिया होता है, जब आप अंदर जाते यू सी द अदर साइड ऑफ स्टोरी, सो यू सी इट ब्रिंग्स यू मोर क्लोजर टू पेन ऑफ कश्मीर, टू द ट्रॉमा ऑफ कश्मीर, टू द सफरिंग्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग एक्चुअली, जिनके बच्चे बंद है, उनके पास पैसा नहीं होता, वकील नहीं होते, जुडिशल प्रोसेस पता नहीं होता, उनके घर वालों को नहीं पता होता, और जेल जाना, वहाँ जाने में एक अंदर अलग प्रोसेस है. इट्स लॉट ऑफ डिह्यूमनाइजेशन. यू आर पुट इन डार्क सेल्स, यू आर पुट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स फॉर 30 days. तो वो फेज़ बहुत किसी भी इंसान के लिए बड़ा सख्त होता है, क्योंकि आपकी लिबर्टी आपसे छीनी जाती है, और हर वो चीज़, आप खुली हवा में नहीं बैठ सकते, धूप में नहीं बैठ सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते फॉर मंथ्स. उसके बाद जब आप जेल में जाते हो, देयर इज़ अ डिफरेंट कल्चर, देयर आर क्रिमिनल्स विद यू, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, गुड बैड पीपल, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट. और उस दौरान फिर इंसान जब उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है, तो आई थिंक द बिगेस्ट पनिशमेंट इज़ दैट यू हैव टू लिव विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल जिसके साथ आप पहले नहीं रहे हैं. तो एडजस्ट होने में महीने लगते हैं, और फिर वो बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, तो इमोशनली आपको ब्रेक करता है. और इस प्रोसेस में अंदर भी आप ट्रेजिडीज़ देखते हैं. लोग सिविल केस में, पॉलिटिकल केस में, मिलिटेंसी केस में इनोसेंट्स बंद होते हैं, कुछ अक्यूज्ड भी होते हैं, लेकिन it's a very grey. Jails are like properly like the lot of sufferings and trauma inside jails. And और अभी भी यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जेलों में कि मुलाकात आप हफ्ते में एक बार करेंगे, कभी नहीं करने देंगे, जेल मैनुअल नहीं है. और उसके बाद सबसे वर्स्ट थिंग इज़ कि वो जो टेली कॉलिंग वगैरह वो सिस्टम नहीं है. बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है. कभी आपको हियरिंग्स पर ले जाएंगे, कभी नहीं ले जाएंगे. तो पीपल आर वेटिंग फॉर ईयर्स कि उनकी कभी हेयरिंग लगेगी, विटनेस होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, बेल होगी. तो इट्स लाइक अ प्रोसेस इटसेल्फ हैज़ बिकम पनिशमेंट. और कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही नहीं है. देयर आर इनोसेंट पीपल इन जेल्स एंड नोबडी केयर्स. कश्मीर के जवान अभी भी बहुत लगाए बैठे हैं जेलों में. हज़ारों में लड़के हैं, और इतना ही नहीं, कश्मीर में नहीं, जम्मू में, कोट बिलवाल में, अम्फला जेल में, उसके बाद बरेलवी में, यूपी में, दिल्ली में, तिहाड़ में, कहाँ हर जगह, हर जेल में आपको कोई ना कोई नौजवान मिलेगा. और इतना आसान नहीं होता. दीज आर वेरी ट्रॉमेटिक स्टोरीज. दे आर सफरिंग, दे आर लिविंग, सर्वाइविंग देयर इन 50 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर. उनको आदत नहीं होती. तो काफ़ी मुश्किल वक्त है. और फिर आप वहाँ 24 घंटा एक सेल में रहेंगे, बैरक में रहेंगे. तो आसान नहीं है किसी भी इंसान के लिए. इमेजिन आपको कन्फाइन किया जाए, आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, आपको एक ड्रिल में रखा जाता है. यू बीइंग ट्रीटेड लाइक कैटल. बाहर निकालेंगे, 12 घंटे अंदर रखेंगे, सुबह 12 घंटे बाहर रखेंगे. तो इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ अनफ्रीडम, वेयर यू फील लाइक एवरीथिंग इज स्नैच्ड. यू डोंट हैव द राइट टू ब्रीथ, राइट टू बी इन सन. आप ऐसे बाहर नहीं बैठ सकते हैं. 6 बजे आपका लॉकअप हो जाता है, 30 लोगों के साथ आप रहते हो अंदर. तो आसान नहीं है. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कि घर में क्या हो रहा है. आप डिटैच हो जाते हो पूरी एक सिस्टम से, अपने लोगों से, अपने घर वालों से. तो इट्स अ वेरी, मतलब जेल ब्रिंग्स लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड डिप्रेशन टू पीपल. और इससे न सिर्फ वो बंदा इफ़ेक्ट होता है जो बंद है, बट उसकी फैमिली होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, और उसके हाथ में कुछ होता ही नहीं है. सुना है आपके वालिद साहब सीए पेशेंट थे, आपको मिलने नहीं दिया उनसे, ऐसा भी वक्त आया? मतलब जब मैं निकला उसके बाद, तो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारी कोशिश बहुत थी, हम बॉम्बे में उनका ट्रीटमेंट करेंगे टाटा में, तो हमें जाने की ज़रूरत थी. बट वो परमिशन ही नहीं मिला कोर्ट से, बिकॉज JNK से बाहर में जा नहीं पाता हूँ. बेल की कंडीशन से ऐसी, और जब मैं जाना चाहता हूँ तो पुलिस अपोज करेगी, NIA अपोज करती है. तो जब भी बाहर जाना होगा यूनियन टेरिटरी से या स्टेट से, जम्मू कश्मीर से अगर बाहर जाए, तो आई हैव टू सीक अ कोर्ट परमिशन, और उसमें पुलिस अपोज करती है. उस वक्त जब मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, तो बार बार मैं कोशिश करता था
कि हम जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से कर दें, और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कंटिन्यूसली अपोज किया। तो आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग विद लॉट ऑफ पीपल, और ऐसी कहानियाँ, लोग मर जाते हैं और उनके बच्चे अंदर ही रहते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग है, और उसी की वजह से यहाँ एंगर है, स्ट्रेस है, और पॉलिटिकल डिसकंटेंट भी है, क्योंकि दिस इज़ देयर इज़ एन पर्सनल कॉस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कि आप पॉलिटिकली हमसे डिसएग्री करते हो, उस वजह से आप अपने पर्सनल लेवल पे लोगों को हरास करते हैं। कहा ये भी सुना हमने कि आपकी बहन का बेटा भी इसी तरीके से गुजर गया। काफ़ी चीज़ें हुई है। कौन सी ट्रेजेडी हुई है? नहीं, आई थिंक बहुत, ये तो एक्सटेंडेड बहुत लंबा है, बट आई थिंक उस टाइम भी ही वाज एडमिटेड इन एम्स फॉर 3 months। तो वी ट्राइड रिपीटेडली कि हम बाहर जाके कुछ करें वहाँ पे, बट इन्होंने छोड़ा नहीं और परमिशन अपोज किया रिपीटेडली। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम, क्योंकि जो भी बंदा केस में लगता है उसको ये लोग अक्यूज्ड का मतलब क्रिमिनल नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। तो अंडर ट्रायल होता है, और अंडर ट्रायल को वर्स देन प्रिजन, दे ट्रीट वर्स देन क्रिमिनल्स, लाइक दे आर इन्वॉल्व्ड। आई थिंक मतलब इट्स लाइक अ वेरी, ये जो यूएपीए के केसेस है खासकर, उनमें तो सज़ा ऐसे चलती है, प्रोसेस ऐसे चलता है कि एज इफ़ यू आर ट्रीटेड एज एन criminal also, you know, you're treated as a convicted. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ड्रकोनियन लॉ, और इस वजह से हज़ारों में लोग इस वक्त परेशान हैं, उनको बेल नहीं मिलते, उनके विटनेस नहीं आते। मेरे केस में 3 विटनेस आए अभी तक। तो इमेजिन 5 साल में, 4 साल में 3 विटनेस आएंगे, तो फिर तो 30 विटनेस है। तो ये केस कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो दैट्स आपका कोई, आपके परमिशन ख़त्म हो जाए, वीज़ा नहीं लग सकता, पासपोर्ट नहीं मिल सकता, आप कोई काम नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे घर में किसी को पासपोर्ट नहीं मिलता, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मिलता मेरी वजह से। तो इससे यू कैन इमेजिन लाइक दिस इज़ फेट ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल इन कश्मीर। मिलिटेंसी रिलेटेड केस के तहत आप अंदर हुए थे। जी जी। और आपको पीस के लिए एक अवार्ड भी दिया जा रहा था, जिसमें आप हमने मिलिटेंसी के चार्जेस लगे, सेपरेटिज्म के लगे या स्टोन पेल्टिंग के, बट द ट्रूथ इज़ दैट वी हैव वर्कड फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ यंग पीपल। तो हम पीडीपी में द होल आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग यंग पीपल इन मेन स्ट्रीम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज कश्मीर की पॉलिटिक्स में। तो वो मुफ्ती साहब का एक नज़रिया था, महबूबा जी उस पर जो काम करती थी उसके साथ हम भी सपोर्ट करते थे। वी वांटेड टू ट्रांसफॉर्म यंग पीपल, और उनको वायलेंस से निकाल के, स्टोन पेल्टिंग से निकाल के हम उनको मेन स्ट्रीम में लाते थे। तो इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। उस प्रोसेस में इन्होंने हम पे केस लगे, बिकॉज बीजेपी आइडियोलॉजिकली कुछ अनोखा नहीं लग रहा आपको वहीद साहब कि आपको अमन को लेकर पीस फेलो इंटरनेशनल अवार्ड मिलने जा रहा था एक साइड से, और दूसरी जानिब से जेल से निकलने के बाद मैंने येल में अप्लाई किया, तो आई गॉट अ फर्स्ट इनॉग्रल पीस फेलोशिप, जिसमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। अगेन माई पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड, और अभी तक वो केस चल रहा है, अभी तक वो परमिशन ही नहीं मिल रहा है कोर्ट में। 2 साल मुसलसल मुझे वो फेलोशिप मिली। और आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरी कश्मीरी। हर कोई बंदा जो निकला घर से, वो कोशिश कर रहा कि मैं पॉलिटिकली कश्मीर की बात करूं, पॉलिटिकली कश्मीर के लिए काम करूं। He has ended up being in jail or getting killed. This is what 1987 is all about. People who became militants were initially polling agents. They were candidates in elections. So government ने वो space deny की, यहाँ की parties ने deny की, और नतीजा है कि 1 लाख लोग की जाने गई। तो आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग। हमारे साथ भी जो होता है जेल में, जब हम अंदर चले जाते हो तब तक समझ नहीं आता, बट इनसाइड यू रियलाइज कि ऑल ऑफ अस आर सफरिंग। जो भी मुझ पे एलिगेशन थी, वो मेरे साथ हज़ारों लोग वैसे थे, 2400 लोग थे जिनको यूएपी लगा था। ऑल ऑफ अस हैव सेम चार्जेस, हर सेक्शन दफ़ा एक ही है और हर इल्ज़ाम एक ही है। तो इट्स नॉट लाइक मुझ पे टारगेट था। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग अंडरगोइंग सेम थिंग्स जस्ट बिकॉज वी आर कश्मीरीज और मुस्लिम्स। तो इट्स ईजी टू ट्रैग कि प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, वो एलिगेशंस और टैग्स लगते हैं। मुसलमान होना आपको लगता है कि इसी आई थिंक कश्मीरी मुसलमान के लिए डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, और उसको टैग करना बहुत आसान है। कोई किसी ऑफिसर को बोल ही नहीं सकता, किसी एजेंसी को बोल ही नहीं सकता कि आपने गलत किया। ही हैड नथिंग टू प्रूव। उनने चार्जशीट बना दिया, डाल दिया। कौन पूछता है कि आपने चार्जशीट किसी इनोसेंट का बनाया या आपका चार्जशीट गलत है? नोबडी केयर्स एंड पीपल डू, nobody cares, nobody will care always. I think it's how Kashmiris are being treated, and that's what's happening with our generation. एक जनरेशन कब्रिस्तान में है,
कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग केसों में हैं, जिम्मेदार कोर्ट में कौन हैं। हमारी हालात, हम वी आर अ कर्स्ड लैंड, यू नो, एंड वी आर लिविंग इन अ प्लेस वेयर वी आर फेसिंग टू साइड्स ऑफ गन्स। सो आई थिंक हम सर्कमस्टेंसेस से मरे हैं, और बदकिस्मती ये है कि हमारी तीसरी जनरेशन हमारे सामने ख़त्म हो रही है, एक ड्रग्स में, डिप्रेशन में, मिलिटेंसी में, हर तरीके में, यू नो, वी आर सफरिंग एंड वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आसान नहीं है इतना, यहाँ बहुत स्टेक होल्डर्स है, तो वी विल हैव टू ट्राई टू आवर बेस्ट टू सेव आवर यंग पीपल। डीडीसी के फॉर्म आपने भरे थे और फॉर्म भरते ही आप फिर से जेल चले गए। मैंने कोशिश की, मुझे लगा चलो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आई हैड नो आइडिया कि इनको बुरा लगेगा। उसी दौरान जो ही मैंने फॉर्म भरा, दूसरे दिन मैं अरेस्ट हो गया। मुझे दिल्ली बुलाया, मैं वहाँ गया, क्वेश्चनिंग हुई 2-3 दिन, उसके बाद आई वॉज अरेस्टेड बाय NIA। तो वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि एकदम से मैंने कभी एक्सेप्ट प्रोसेस ही नहीं किया मैं बंद हो जाऊँगा। मैं 1 महीना उनके सेल में रहा दिल्ली में। इट वॉज अ डार्क कन्फाइंड सेल। It has been a very, मतलब, you know, tough thing. Then they interrogated, then they tortured me also for nothing. टॉर्चर किया? तो इस हिसाब से मानो इंसान को पता ही नहीं होता ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है, कभी इमेजिन भी नहीं किया था मैंने। तो गलती कुछ नहीं, गलती आई थिंक वी हैड एन आइडियोलॉजिकल क्लैश, दे हैड एन इशू विद PDP's way of politics, because we believe in reconciliation, you know, that's how the party leadership thinks, you know, the Kashmir should be resolved, things should be sorted through dialogue and reconciliation. और तब गवर्नमेंट की पॉलिसी सख्ती से थी, डंडा चलाना था, और जो भी उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ थे उनको प्रेशर करते थे, बंद रहे। तो उसमें कई रिलीजियस लोग, पॉलिटिकल लोग, कई सिविल सोसाइटी एक्टर्स, कई जर्नलिस्ट, कई वकील, कई कुछ लोग हम भी फंस गए। आई थिंक इट वाज आल्सो टू सेंड अ मैसेज टू कश्मीर, टू द यंग पीपल स्पेशली, दैट यू नो दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। सहाफ़त के साथ आप जुड़े थे? थोड़ा बहुत बचपन में थोड़ा, मतलब, लिखता विखता था, काम वाम करता था छोटे छोटे लेवल पे। तो क्या लगता है अब जो माहौल बन रहा है, इसमें जो हमारी मौजूदा जनरेशन है या फ्यूचर की जनरेशन जो है, इस पर असर पड़ेगा? आई थिंक देखिए, अब इलेक्शन हुआ है, तो हम तो चाहते हैं, यू नो, दिस इज़ अ प्रोसेस, बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस टू रिक्लेम वट एवर वी लॉस्ट। तो इवन दो इट्स अ टूथलेस एक्सरसाइज, टूथलेस असेंबली, बट इट्स स्टिल अ स्टेप टुवर्ड्स कनेक्टिंग पीपल, एंडिंग फेयर, एंडिंग रेट्स, एंडिंग ब्यूरोक्रेटिक हेजेमनी, यू नो, एंडिंग रेड टेपिज्म, एंडिंग करप्शन। कम से कम पॉलिटिकल लोग होंगे, किसी भी पार्टी की सरकार बने, बट सियासी लोग होंगे, उनके लोगों के साथ अपना एक कनेक्ट होता है। तो इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ वेलकम स्टेप। वी आर ट्राइंग टू, मतलब, यू नो, ऑल्सो मोबिलाइज यंग पीपल टूवर्ड्स इट, बट थिंग्स आर मोर कॉम्प्लेक्स हियर, यू नो, द डिमांड्स आर वेरी हाई, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। People think about restoration of 370. They are more worried about statehood. They are more worried about special status. They are more worried about the job policy. Or there are a lot of decisions that this government has, you know, implemented. The orders, land laws, minerals pay, reservation pay. People are very. There's a lot of stress among Kashmiris about those orders. वहीं पर बहुत एनर्जी होती थी, बहुत लोगों में छाए होते थे और आवाज़ एक निखर के आती थी। तो वहीं पर आकर एकदम से ही बिल्कुल वो लहजा ही बदल गया, बहुत स्लोली आज बोलते हैं। आई थिंक हो जाता है, एक तो थकावट होती है इलेक्शंस में, और दूसरा ये भी है कि देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ओवरऑल, काम का भी, और जिस माहौल में हम काम करते हैं उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। आप स्ट्रेस में काम करते हो, एंड यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग, कौन सी चीज़ किसको चुक जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो वी आर फेसिंग 7 केसेस एवरी मंथ, तो मुझे 7 दिन कोर्ट में लगते हैं हर महीने में। हर महीने? हाँ, तो इट्स नॉट इजी। हाँ, तो इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, और विद द मिडल ऑफ इलेक्शंस में भी नोटिस आती रहती है। अच्छा। तो इट्स नॉट अ इजी थिंग टू फेस। सो आई थिंक नाउ दैट यू रियलाइज कि फॉर वट एवर यू आर डूइंग देयर इज अ कॉस्ट टू इट। तो आई थिंक इट्स जस्ट वी आर बीइंग वेरी केयरफुल इन द मिडल ऑफ इलेक्शन। वी डोंट वांट टू, यू नो, स्क्रू एनी चांस टू, लाइक, यू नो, या जो लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं उनको कोई फ़ायदा मिले हो। तो वी जस्ट केयरफुल, एंड सेकेंडली इट्स ऑल्सो वी आर टायर्ड, पूरा सुबह से शाम तक काम करते हैं। बिल्कुल देखते रहते हैं हम। तो क्या लगता है कि जो ये सियासत चली है आज तक, सबसे अच्छा एरा कब था? आई थिंक मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, तो उसमें लोग बहुत इन्वॉल्व थे प्रोसेस में। तब लोगों को लगता था हम चला रहे जी, और तब कन्फ्रंटेशन न स्टेट के साथ थी, न लोगों के साथ थी, और दिल्ली के साथ भी नहीं थी। एंड आई थिंक इट वाज अ प्रोसेस मोर इंक्लूसिव,
everybody was feeling on board, and that is when we felt like, you know, we are moving towards that the Kashmiris feel there is dignity in the process. तो दौर महबूबा जी ने भी शुरू किया, लेकिन हालात बहुत फ्रेजाइल रहे उस टाइम पे. तो आई थिंक मुफ्ती साहब ने बहुत एक आइडिया 2002 में लोगों को दिया कि गुड गवर्नेंस, डिग्निटी का, और उसके बाद तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट थी हमेशा ही, कुछ ना कुछ. फिर आज़ाद साहब आए, उमर साहब आए, तो तब तक तो इंस्टेबिलिटी चलती रही. और मुफ्ती साहब का फिर सेकंड स्टेज आया, बट उस वक्त एक ही साल में उनकी पीडीपी चूज़ क्यों किया वहीद? हमारा बेसिकली घर से मुफ्ती साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक. हाँ, मुफ्ती साहब के साथ मेरे दादाजी काम करते थे, उनके वर्कर थे. उसके बाद मैं भी थोड़ा मीटिंग्स, रैलीज़ में जाता था बचपन से. फिर महबूबा जी के साथ स्कूल डेज से काम किया है. तो दैट वाज द बेसिक एसोसिएशन. हम लोग काम हम छोटे मोटे लेवल पे करते थे पुलवामा में. तो दैट्स हाउ आई नो महबूबा जी ऑल्सो. तो वी स्टार्टेड वर्किंग. पुलवामा हमेशा खबरों में बना रहता था अस्करियत पसंद को लेकर. कई सारे इनकाउंटर्स पुलवामा में होते थे, वोटिंग बहुत कम होती थी. हाँ, इस बार रेशियो बहुत बड़ा है. पहले टर्नआउट कम होता था, लेकिन होता था पीडीपी के लिए ही. और अभी भी यहाँ बहुत वही माहौल है इन अ वे कि people are not so much aligned to mainstream, but now that we are pushing a lot of young people, mobilizing them, and I think there's a lot of suffocation also. Still, हाँ, there's a lot of suffocation, fear among the people, और उसका नतीजा भी है कि जो हाई टर्नआउट होता है. and we are also mobilizing, we are making a lot of efforts. तो हमारी कोशिश बहुत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो. पीएचडी जो है एक होता था, और सबसे पहला बयान जो है पीएचडी के ख़िलाफ़, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ वहीद बरा ने दिया, ये कहा जाता है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब पीएचडी महबूबा जी ने बनाई, शी इनिशिएटेड द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ पीएचडी एंड वेंट डोर टू डोर. और हम लोग उनके साथ थे उस वक्त जब पीएचडी बनी 3 अगस्त को 2019 में. उसके बाद सब लीडर छूटे, किसी ने बात नहीं की. महबूबा जी वॉज रिलीज, देन पीएचडी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड द मोमेंट दे वर रिलीज्ड, साउथ कश्मीर में हर इनका लीडर हमारे खिलाफ बात करता था, तकरीर करता था. स्टार्ट आपने नहीं किया? नहीं, इनके जो लीडर साउथ कश्मीर में थे, एवरीबडी वाज स्पीकिंग अगेंस्ट अस, बिकॉज इनकी हमारी बेस यहाँ स्ट्रांग थी. तो इनके बहुत लीडरों ने तकरीरें करते रहे. फिर उमर साहब ने रजौरी में कहा पीडीपी के ख़िलाफ़. उसके बाद यहाँ पे साउथ में जितने भी इनके एमएलए थे, वो कॉन्स्टेंटली बहुत वीडियो इनके वायरल हुए, बट हमने कभी रिएक्ट नहीं किया. फिर एक दिन मैंने रिएक्ट किया, तो वो थोड़ा न्यूज़ में आया, बिकॉज आई वाज अरेस्टेड, डिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट केम आउट. तो देन वी सेड, यू नो, इट्स नॉट, वी हैव नॉट सेड अगेंस्ट एनसी. मैं कहा कि 1987 की ब्लंडर से 1 लाख लोग मरे हैं, और उस वजह से जब इख्वान बना, टास्क फोर्स बना, उसका नतीजा है जो भी आज हालात है. तो इट्स नॉट अबाउट व्हाई आर दे थिंकिंग वी आर एलिजिंग देम, इट्स दैट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट कि ठीक है, देयर इज अ कश्मीर का जो पेन है, प्रॉब्लम है, इट्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड, सो देयर इज अ कॉस्ट टू इट. और आज हम 30 साल बाद बोलते हैं, यू नो, मूव ऑन. तो देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज हु आर नॉट विलिंग. उनको लगता है हमारे बच्चे मरे, हमारे बच्चे जेलों में हैं, उनको जवाब क्या देना है. So I think that's one of the questions we are raising repeatedly, and it's not nothing to do with NC. If they are involved in it, they should accept it. If they are not, then they should also not ignore these things. But people are still choosing them. It doesn't matter, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे देखे, पीडीपी के 40 बंदे निकाले गए, तोड़े गए, MLAs, MLCs, बीजेपी ने, मिनिस्टर्स, MPs, everybody left पार्टी. और जो पार्टी ही नहीं रखी आपने, अपोजिशन ही नहीं रखी एनसी के खिलाफ, तो चूज क्या, आप क्या चूज करेंगे? क्या सेंटर एनसी को पुश कर रहा है? नहीं, इट्स नॉट अबाउट पुशिंग. आई थिंक सेंटर इज पुनिशिंग ए नैरेटिव जो कश्मीर में अमन की बात करेगा, इज्जत की बात करेगा, डिग्निटी की बात करेगा, कश्मीर की बात करेगा. उसको प्रेशर आया, उसमें अलहदगी पसंद लोग आए, उसमें जमात के लोग आए, और मेन स्ट्रीम में बीडीपी टारगेट बनी. कुछ जर्नलिस्ट बने, कुछ वकील बने, बाकी लोगों को तो किसी को कुछ नहीं बोला. यू नो, मैं 3 साल बंद रहा, तो कौन सा मिलिटेंसी, हम तो इनके साथ गवर्नमेंट में भी रहे. अगर हमने मिलिटेंसी चलाई होती तो 1 साल में कौन सी मिलिटेंसी चलाई मैंने? 4 साल तो गवर्नमेंट में रहे इनके साथ. टारगेट क्यों वहीद परा हमेशा? इट्स नॉट अबाउट मी, आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट अदर पीपल लेफ्ट. ठीक है, आई थिंक महबूबा जी वाज क्वेश्चनड, हर मदर वाज क्वेश्चनड, शी वाज नेवर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, हर ब्रदर वाज क्वेश्चनड. उनके पासपोर्ट सबके फैमिलीज के इम्पाउंड हुए, बंद किए, नहीं दिए. किस चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ? ऑल चीफ मिनिस्टर्स वर रोमिंग अराउंड द वर्ल्ड. शी वाज नॉट अलाउड टू गो ऑन हज, शी वाज नॉट अलाउड, उसको उम्रा नहीं करने दिया.
तो एक चीफ मिनिस्टर को पासपोर्ट है, वो दुनिया घूमता है, दूसरे चीफ मिनिस्टर को आप उम्रा के लिए इजाज़त नहीं देते, हज के लिए नहीं देते। उनकी एक की फैमिली दुनिया भर घूमती है, दूसरे की मदर को आप क्वेश्चनिंग करते हैं। एक के पास अभी भी सरकारी फैसिलिटीज़ है, दूसरे को आप घर छीन लेते हैं, नोइंग कि इनके पास नहीं है। तो एक की पार्टी को कुछ नहीं होता, दूसरी की पार्टी को तोड़ दिया जाता है, और के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक पार्टी के वर्कर्स को पिक किया जाता है। विजिबल है कि देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट पार्टीज है। बट 2014 में बीजेपी को तो पीडीपी ने लाया था, अलायंस हुआ और एजेंडा ऑफ अलायंस था। दैट एजेंडा ऑफ अलायंस इज़ अ डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बिकॉज जम्मू का वर्डिक्ट प्रो बीजेपी था, कश्मीर का वर्डिक्ट प्रो पीडीपी था। तो द कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट था दो रीजनल पार्टीज़ को एक साथ आना। और उसके बाद देयर वाज अ लार्जर मिशन ऑफ द अलायंस, डायलॉग की बात हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन गिलानी साहब के दरवाजे पे लाई बातचीत के लिए। 12,000 स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी दी, रिकन्सिलेशन के लिए। मिलिटेंट्स के साथ सीज फायर हुआ, फौज ने किया, क्यों? टू एडवांस द पीस प्रोजेक्ट। उसके बाद इंटरलोकेटर अपॉइंट हुआ, जो महबूबा जी ने कंसिस्टेंटली इन 4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 4 इनिशिएटिव्स पे काम किया। उसके बाद रिस्पांस नहीं आया दूसरे साइड से। तो अलायंस का मकसद मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्रीशिप नहीं थी। दिस वाज द मेन पर्पस, ऑल पार्टी डेलीगेशन, इंटरलोकेटर अपॉइंटमेंट, टॉक्स विद कश्मीरीज, टॉक्स विद सेपरेटिस्ट, रिकन्सिलेशन विद द पीपल ऑफ कश्मीर बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। तो वो सब चीज़ें हुई, सीज फायर हुआ, हर चीज़। नो अदर अलायंस हैज डिलीवर्ड लाइक दैट, बट वी ट्राइड, बट देन बीजेपी कुड नॉट सस्टेन इट बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर देम। उनको लिए एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो नहीं कर पाए, उन्होंने डिच कर दिया पीडीपी को। तो बट वी हैव मेड एन एफर्ट, वेरी कॉन्शियस एफर्ट, कि दिस अलायंस शुड हेल्प पीपल गवर्नेंस के साथ साथ सोल्यूशन पे भी, कश्मीर की प्रॉब्लम पे भी। तो इसलिए अलायंस बना, क्योंकि दिल्ली में सरकार इनकी थी। पीडीपी को अगर देखें, पीएचडी का तोड़ना जो हुआ है, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? वो तो सबको पता है नो। हमने तो उनको बोला सीट शेयरिंग पे बात हुई है, ठीक है। सीट शेयरिंग में दे वर नॉट विलिंग टू लीव अ सीट। अगर एक सीट वो साउथ कश्मीर की छोड़ते या कोई भी सीट महबूबा जी की बात पे छोड़ देते, तो सीट शेयरिंग पे इशू है ना बेसिकली। वो इंडिया अलायंस में भी उन्होंने वही कहा, अच्छा, कि हम कोई सीट नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल वो देना चाहते तो अकोमोडेशन हो जाता है एक दूसरे को। इवन इफ वो नहीं देना चाहते, जो महबूबा जी ने पब्लिकली कहा कि अगर फारूक साहब मुझे एक फ़ोन कर देते और कहते आप इस इलेक्शन में ना लड़े पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा वहाँ से कि ये ज़मीन पर है ही नहीं। एंड देन उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में रिजल्ट देखा, उन्होंने साउथ में भी देखा, चलो हम सेकंड पे तो आए कम से कम। तो वही डू यू थिंक लालच आज भी है सीटों को लेकर? आई थिंक हो जाता है। देखिए, हर पार्टी अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, बट इस वक्त बड़ी लड़ाई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब फारूक साहब पीएचडी को प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते थे, चाहे महबूबा जी ने ही बनाया हो। बट शी हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली, अभी भी उन्होंने बोला कि अगर ये हमारे एजेंडे को सपोर्ट करेंगे हम कैंडिडेट ही नहीं उठाएंगे। पार्लियामेंट में भी बोला कि अगर मुझे एक बार फ़ोन करते तो मैं कैंडिडेट ही नहीं उठाऊंगी। फ़ोन करने में क्या हर्ज है? आप वहाँ से बोलोगे ये ज़मीन पर ही नहीं है। जब आप इतना एरोगेंस दिखाओगे ये है ही नहीं, फिर तो मजबूर होता है इंसान दिखाने के लिए मैं हूँ या नहीं। कश्मीर का एक अपना झंडा होता था, महबूबा मुफ्ती कई बार उस पर बात भी कर चुकी है। लगता है वो झंडा वापस आना चाहिए कश्मीर का। अरे हम तो वी आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी आर द ओनली पार्टी विच इज़ वोकल अबाउट इट एंड पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट फॉर सेइंग दिस। बाकी तो कोई बात ही नहीं करता इस पर, तो स्टेट हुड और इलेक्शन ही मांग रहे हैं। हम तो क्लियरली 5 अगस्त का रेस्टोरेशन मांग रहे हैं और उस पर बात भी करते हैं और उसकी कीमत भी चुकाते हैं। That's why there is lot of pressure on PDP still कि पार्टी तोड़ी गई, लोग डरते हैं आने से हमारे पास, उनको लगता है उठा लेंगे, बंद कर लेंगे। So I think that's why we are facing so much pressure. एक कश्मीरी खुल के बोल सकता है आज किसी? मुझे नहीं लगता लोग बोलते हैं। बचे डर है किस चीज़ का? सरकार का, PSA का, UAPA का। लोग बंद है। आपके मीडिया के लोग कितने बात करते हैं खुल के? कौन लिखता है खुल के? कितने जर्नलिस्ट बंद हुए, कितने पे केस हुआ, कितनों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा? आप रिपोर्ट कर सकते हो उस पर? कौन मीडिया सच कहता है इधर? सारा मीडिया तो छुप छुप के बोलता है, और जो सरकार का DIPR से आएगा वही छुपाते हैं। हकीकत अगर आप गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, अगर आप UAPA स्टोरीज़ करेंगे, कितने इनोसेंट लोग बंद हैं।
इस वक्त भी कितने जमात के लोग बंद हैं, उनने कौन सा जुर्म किया, उनने कौन सा आवाज़ पड़ा, मुश्ताक वीरी साहब को क्यों बंद रखा, दाऊदी साहब को क्यों बंद रखा, हमीद फयाज साहब को क्यों बंद रखा। तो किसी के पास ये सवाल तो सरकार से कोई पूछ नहीं सकता, और जो पूछेगा उसको बंद रखेंगे। तो इस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नोबडी इज स्पीकिंग। तो फेयर तो है, क्लियरली है। इलेक्शन के बाद माहौल ठीक हो सकता है? उम्मीद है, बट इट्स नॉट, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पीडीपी इज कॉन्स्टेंटली सेइंग सिर्फ इलेक्शन से नहीं होगा। स्पेस इज नथिंग टू डू विद इलेक्शंस। अलायंस को किस तरीके से देखते हैं? किस अलायंस को? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस। आई डोंट नो, नंबर्स विल स्पीक अप। यहाँ देखिए उनकी अलायंस है, वो उनकी मतलब अपना राइट है, बट फॉर अस इट्स इम्पॉर्टेंट दैट कि लोगों का मैंडेट जो होगा उसकी इज्जत होनी चाहिए। और अगर कल को मैंडेट उनको मिलेगा, किसी भी पार्टी को मिलेगा, तो एनीबडी हैज़ अ राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट इट्स गुड दैट देयर इज़ एन इलेक्शन और पब्लिक पीपल्स पार्टिसिपेशन से सरकार बनेगी, वो भी अच्छी बात है। क्या वही जो अंदर से सोचते हैं आज वो बोल नहीं सकते लोगों के सामने? हम तो बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग ऑल्सो। कोशिश तो कर रहे हैं बोलने की, हर चीज़ नहीं बोलेंगे, बट बात तो बोल ही रहे लोगों में। वी आर ट्राइंग, वी पेड अ ह्यूज कॉस्ट फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम तो कोशिश करते हैं, छोटे मोटे। क्या खोया आपने आज तक? बंद रहे, सख्ती रही, अजाब हुआ, और क्या होता है। मतलब यही है कश्मीर में, कॉस्ट तो यही है, कन्फाइनमेंट है। आप स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, आप मुल्क के बाहर नहीं जा सकते, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप अपने घर वालों से नहीं मिल पाते थे, जेल में रहे, अलग रहे। तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज cost that every one of us is paying, and it's nothing about me or anyone. All of us are suffering in different ways, and सब लोग भुगत रहे, कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, कोई कुछ है। People are suffering because of the whole problem which is unaddressed। और बाकी ये तो symptoms है उसके, ये केस हो गया, वो वायलेंस हुआ उधर, ये these are symptoms of a larger unaddressed issue। लगता है आपके जिस तरीके से पहले हिसाब हुआ करता था, अब अंदेशा है हिसाब ठीक होने का? होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, एंड वी आर होपफुल। आई थिंक नाउमीदी कुफ्र है और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो 2019 से अब आप देखें थिंग्स आर चेंजिंग slowly because time is a healer, and we are also prepared, we are also learning from all this situation। I think इवेंचुअली लोगों की विल ही चलती है, और थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, थोड़ी सख्ती होती है, बट सब्र का फल सही होता है। हाँ, पुलवामा के लोगों का आखिर में बस पूछना चाहेंगे, कैसा प्यार मिल रहा है? रैलीज कर रहे हैं लोगों अच्छा है। आई थिंक वी गॉट लॉट ऑफ गुड रिस्पांस इन पार्लियामेंट इलेक्शन ऑल्सो। देयर आर ह्यूज रैलीज विदाउट स्पेंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इट्स एन ऑर्गेनिक कैंपेन। वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग पीपल, वी आर नॉट हैविंग स्टेजेस प्लेस्ड। हम सड़क पे जाते हैं, बात करते हैं, 50 लोग आते हैं, 100 आते हैं, 1000 आते हैं, तो कर लेते हैं बात। वैसे ही हुआ, और पार्लियामेंट में भी वी गॉट लॉट ऑफ गुड नंबर ऑफ वोट्स, गुड शेयर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है उस पर, जो भी हमें वोट मिला, जो भी हमने बात की, जो भी हमें स्पेस मिली, और जो रिस्पांस लोगों का बहुत ही अच्छा था, ऑर्गेनिक था, और हम उसकी कदर भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सज्जान बरकाती इज आल्सो कंटेस्टिंग इलेक्शंस। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ गुड स्टेप। आई थिंक ऑल पीपल अगेंस्ट होम देयर आर केसेस, और हम तो चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस यही है, जमहूरियत से ही हासिल होगा, और जमहूरियत से ही मिलेगा, और जमहूरी हक से ही आपको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। पीपल शुड कंटेस्ट इलेक्शंस इर्रेस्पेक्टिव व्हाट दे बिलीव। Violence is not an option, stone pelting is not an option, gun is not an option. The best option with Kashmiris is to vote and use process of ballot in a democracy, use dialogue, use assembly to to speak up and also vent out their aspirations। इस बार का इंतखाबात टक्कर होने वाली है? लग तो रहा है हर जगह बहुत टफ कंपटीशन है हर जगह। इट्स अ चैलेंजिंग इलेक्शन, बट इट्स गुड। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वहीदुर रहमान परा। फ़िलहाल के तौर पर हमने मुनासिब समझा कि कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं जो कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि आखिरकार वहीद क्या सोच रखते हैं, क्या वहीद बाकायदा तौर पर आज भी सच के साथ हैं। तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से बातचीत हुई। फ़िलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।